हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय ठाकुर। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर 8 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके प्री और मेंस के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस पूरे वीडियो को जो है ध्यान से देखें। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में हम क्या पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हमारा फिशरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री सेक्टर है, या फिर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर है, उसको हम जो है इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले आप देखेंगे जो की हाइलाइट्स है, की हाइलाइट्स जो सर्वे में दिए गए हैं, दैट इज़ अराउंड जो 2015-16 का एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ की हाइलाइट्स दिए गए हैं। उन की हाइलाइट्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश में लगभग जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है लैंड होल्डिंग की। लैंड होल्डिंग, अच्छा, तो शुरू में आप देखेंगे जो की हाइलाइट्स में सबसे पहले हम देखें, हम जानते हैं कि अराउंड 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो गांव में रहती है। मोर देन 89% इज द पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस। तो आप जानते हैं कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं बेसिकली अपनी लाइवलीहुड कहाँ से ड्रॉ करते हैं, वो एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेस से ही अपनी लाइवलीहुड को ड्रॉ करते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में कुछ एक प्रॉब्लम्स भी है। जैसे आप देखिए सबसे पहले हाईलाइट्स में दिया गया है 2015-16 का जो सेंसस है उसके हिसाब से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं, जिनकी जो लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। ऐसे लैंड होल्डर, ऐसे जो फार्मर्स हैं उनकी जो तादाद है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उनके पास लगभग 88% ऑफ द लैंड holding in Himachal Pradesh belongs to the small and marginal farmer। इसका जो मीनिंग है वो है कि हमारी लैंड होल्डिंग कैसी है, वो बहुत छोटी है। 88% जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो कैसी है, वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो आप देखेंगे ये मेजर प्रॉब्लम है। हम जब मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात करते हैं, हम जब जो है अपने क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजाइट है कि हमारी लैंड होल्डिंग जो है कंसोलिडेटेड होनी चाहिए या फिर लैंड होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी फार्मिंग का, क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग जो है बहुत फ्रेगमेंटेड है। 0.95 हेक्टेयर ही हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग है, जिसका जो एरिया है दैट इज़ 88.85%। तो मेजर प्रॉब्लम। और जो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स है उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो है 10 से 85, 10.85%। 10% जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो किसके पास है, सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के पास है। और उसके बाद जो लार्ज फार्मर्स है या फिर जो लार्ज होल्डिंग्स है उनके पास ये सिर्फ 0.30% है। सो हमारी फार्मिंग का सबसे मेजर इशू यही है कि हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए मेजर जो प्री रिक्विजाइट है वो है लार्ज लैंड होल्डिंग या फिर कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग। इंडिया, हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग का साइज बहुत कम है। वो हम आगे देखेंगे, आगे की चैप्टर्स में क्या क्या है वो हम देखेंगे। और अगर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो गोल था फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, वो था 1593,000 मीट्रिक टन का हमारा गोल था। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 437 मीट्रिक टन जो पेस्चराइज मशरूम कंपोस्ट हमने प्रोड्यूस किया है, और उसको डिपार्टमेंट ने सोलन, रामपुर और बजोरा और पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे इस चैप्टर के। तो हम आगे देखेंगे कि आगे जो मेजर जो डेवलपमेंट्स है इस चैप्टर में वो क्या है, वो हम आगे देखेंगे। आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट फेजेस में देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ एक जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में हम बोलते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश इज़ बेसिकली अ एग्रेरियन सोसाइटी, क्योंकि एग्रेरियन इकॉनमी है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। हम जानते हैं 90% मोस्ट रूरल जो हमारी स्टेट है, सबसे ज़्यादा रूरल आबादी इंडिया में हिमाचल प्रदेश में ही है। इसीलिए लगभग 57% जो हमारा
57% जो हमारी जो लाइवलीहुड है, जो हमारे लाइवलीहुड है वो किस पर, लोग जो लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है वो किस पर है, एग्रीकल्चर पर। जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी आर इंटीग्रल टू द लाइफ एंड लाइवलीहुड, इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स वर्कफोर्स, दैट मीन्स 57% ऑफ द पॉपुलेशन या फिर जो वर्कफोर्स है वो किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। और जबकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का या फिर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 13.47% है। तो देखिए 57% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट इनकम है, 13% ही इनकम है। सो ये हमें देखना पड़ेगा। अगेन जो नेक्स्ट जो आगे की तरफ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में स्टेट हैज एलोकेटेड 4.31% ऑफ नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जो है 4.31% जो है एग्रीकल्चर के लिए ही अपना नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एलोकेट किया है। सो ये भी एक गुड डेवलपमेंट है। अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर में जो सब सेक्टर्स है वो क्या क्या सब सेक्टर हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो सब सेक्टर है आपके सब सेक्टर हो सकते हैं जैसे क्रॉप है, या फिर आपका सब सेक्टर हो सकता है फिशरी है, एक सब सेक्टर है आपका फॉरेस्ट्री है, एक सब सेक्टर है आपका एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये कुछ एक सब सेक्टर है एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर के साथ साथ जो सब सेक्टर हम जो मतलब एक फार्मर एग्रीकल्चर के साथ जो दूसरी एलाइड एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर और उसके जो है सब सेक्टर। इसकी ग्रोथ के बारे में कुछ हम देखेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन है किस तरह का कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है करंट प्राइसेस पर, मतलब विदाउट एडजस्टिंग टू द इन्फ्लेशन रेट वो कितना है 40% टू। अच्छा हाँ, ये है कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है इंक्रीज हुआ है निरंतर। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में वो इंक्रीज हुआ है। उसमें हमने ग्रोथ देखी है, कितने परसेंट की ग्रोथ देखी है, 40% की ग्रोथ देखी है। अगर आप देखें कि 2018-19 में जो है 17,700 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन था वो कौन देता था, वो हमारा एग्रीकल्चर देता था, जो अभी 2022-23 के जो एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 24,847 हो गया है। तो आप देखेंगे ये जो ग्रोथ है ये 40% की ग्रोथ है। तो ये मेजर सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन स्टेट के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। 40% की इसमें ग्रोथ हुई है। आप देखें नेक्स्ट देखें ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन एट करंट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइवस्टॉक, फिशरीज, दीज ऑल आर द अलाइड सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर पर ही किसी तरह से डिपेंडेंट है। हैज सीन अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड मतलब पिछले 4-5 सालों में उसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ है 2018-19 से 22-23 के बीच में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है उसमें 6.9% की एनुअल ग्रोथ हमने देखी है, एवरेज ग्रोथ देखी है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमने जो है कितना देखा है 6.9%। इसका मीनिंग क्या है 2018-19 में भी जो हमारी ग्रोथ थी वो कहीं 6% के आसपास थी, 2019-20 में भी ये कहीं 6% के आसपास थी और इसी तरह से ये ग्रोथ जो है निरंतर चलते जा रही है। क्रॉप सेक्टर इज द मेजर डिवाइडर जो है ड्राइवर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है जो हमारी ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है वो कौन है, वो है क्रॉप सेक्टर, जिसमें हम व्हीट है, आपका पैडी है या फिर आपका मेज है। दीज आर द मेजर क्रॉप्स जो क्रॉप सेक्टर में आती है और इसका मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.6% की ग्रोथ हमारे क्रॉप सेक्टर में ही हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर and allied sector in total gross state VA in state has remained 12 to 15% in the last 5 year। अगर आप पिछले 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देखेंगे तो उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारे वैल्यू एडिशन में, स्टेट के वैल्यू एडिशन में, वो किसके बीच में रहा है 12.15% के बीच में रहा है। अभी प्रेजेंटली सर्वे के हिसाब से इट इज़ अराउंड 13%। तो ये मेजर इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम में
पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखेंगे, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सबसेक्टर। इस अलग अलग जो सबसेक्टर है उसके ग्रोथ में क्या क्या डायनामिक्स हमने देखने को मिले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। एज पर द एडवांस एस्टिमेट, जो भी एडवांस एस्टिमेट आए हैं सर्वे के हिसाब से, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर GSVA is estimated to decrease by 2.9% at constant price. constant price मतलब बेस प्राइस के आधार पर इन्फ्लेशन को सेट करके एडजस्ट करके जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है इसकी ग्रोथ में 2.9% की कमी आने की संभावना है। और अगर आप देखें इन 22 अगेंस्ट द 4.9% रियलाइज, जब आप देखेंगे कि दो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो ग्रोथ थी वो 4.9% थी। तो इस ग्रोथ में जो 2021-22 में जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कितनी थी, 4.9%। उसमें 2.9% की कमी आने की संभावना जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। नेक्स्ट देखेंगे, द कंट्रैक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली ड्यू टू शार्प कंट्रैक्शन इन क्रॉप सब सेक्टर। तो देखें एग्रीकल्चर का जो क्रॉप सेक्टर है इसमें इसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, इसकी वजह से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में हम जो है कुछ कमी देखने, ग्रोथ में कमी देखने को हमें मिल रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि लोग जो है क्रॉप सेक्टर से अब जो है दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग पर जा रहे हैं। जैसे हम हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिशरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन सेक्टर्स की तरफ हमारी जो माइग्रेशंस हो रही है, फार्मर्स की जो माइग्रेशंस हो रही है उसकी वजह से एक्चुअली ग्रोथ में थोड़ा बहुत कमी होने की संभावना है। और वो कमी कितनी हो रही है, 2.9% की कमी होने की संभावना है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। और आगे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन इन, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट वन इज क्रॉप सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट मेजर सब सेक्टर विद इन एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो क्रॉप सेक्टर में कमी आ रही है ये इसलिए है क्योंकि हमारी फार्मिंग का, हमारी एग्रीकल्चर का सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन है, क्रॉप सेक्टर है। जबकि जिसमें 62% ऑफ द जो 62% शेयर किसका है, सिर्फ क्रॉप सेक्टर का ही है। बाकी जो सेक्टर्स है उनका जो शेयर है वो थोड़ा कम है ना। एंड इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट 8.43% ऑफ आवर टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। टोटल मतलब इसमें आपका प्राइमरी सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर आ गया, टर्शरी सेक्टर आ गया। इन सब के द्वारा जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैल्यू को हम एडिशन कर रहे हैं, उसमें 8.43% सिर्फ और सिर्फ क्रॉप सेक्टर का ही है, नॉट दिस होल एग्रीकल्चर। 8.43% इज ऑफ क्रॉप सेक्टर ओनली। टोटल कितना है, 13% टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। और उसमें भी 8.43% सिर्फ और सिर्फ क्रॉप सेक्टर का ही है। और अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में टोटल शेयर क्रॉप सेक्टर का कितना है, वो है आपका 62%। तो अगर क्रॉप सेक्टर में कमी आ रही है तो संभावित है, ऑब्वियस है कि आने वाले टाइम में जो एस्टिमेटेड है कि इसमें 2.9% की कमी होने की पूर्ण संभावना है। सो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वाई दिस क्रॉप सेक्टर इज एक्चुअली, वाई दिस एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि अब जो है क्रॉप सेक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट द 62% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन आवर एग्रीकल्चर, उसमें जो है अब उसकी ग्रोथ में कुछ कमी आ रही है, क्योंकि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, अब कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारी फूड क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन में कुछ कमी हम देख रहे हैं। सो ये मेजर डेवलपमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में, एलाइड सेक्टर में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, क्रॉप सेक्टर। कितना परसेंट शेयर कर रहा है, 62% शेयर कर रहा है। और अगर इसमें कोई ग्रोथ में कमी आती है, दैट मीन्स हमारी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की या फिर प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें एक कमी हमें देखने को मिल सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको हमेशा याद रखनी है, पेपर में इसके आने की पूरी संभावना है। दूसरा जो मेजर सेक्टर है वो है लाइव स्टॉक सेक्टर। और अगर आप लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करेंगे तो लाइव स्टॉक सेक्टर में आप देखें, लाइव स्टॉक में हम क्या देखते हैं, जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग है, इसको हम लाइव स्टॉक सेक्टर में पढ़ते हैं, जिसमें जो है फार्मर क्या करता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है पशुओं को भी पालता है, कैटल्स को रियर करता है, जिससे उसकी एक तो उसकी इनकम जो है सप्लांट होती है और साथ में उसको जो है इनकम सप्लांट होती है, साथ में उसको एक इनकम सिक्योरिटी मिलती है। जब लीन सीजन होता है एग्रीकल्चर का, उस दौरान उसकी जो है इनकम में एक रेगुलरिटी बनती रहती है। एंड अगेन जो है इससे जो कंपोस्ट वगैरह है या फिर वर्मी जो कंपोस्ट है या फिर मैन्योर, बायो मैन्योर है, वो भी खेतों को मिलता रहता है। तो इसलिए लाइव स्टॉक सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए लाइव स्टॉक एक इंपॉर्टेंट
सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अगर आप देखें ये जो है एग्रीकल्चर के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का कितना प्रतिशत है, 12%, और एग्रीकल्चर में क्रॉप सेक्टर कितना था, 62%, और अगर आप देखें तो लाइफ स्टॉक सेक्टर कितना है, 12%, सो इंपॉर्टेंट। और इसका हमारे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना परसेंटेज है, 1.61%। ये देखिए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन क्या हुआ, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है एनुअली, उसमें 1.61% कौन लेके आता है, ये जो है हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर लेके आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ये डेटा है। एंड अगेन अगर आप देखें लाइफ स्टॉक सब सेक्टर ग्रोथ प्लमेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे इसमें भी कुछ कमी हमने देखने को मिली है। जो ग्रोथ 18-19 में, सन 2018-19 में जो ग्रोथ कितनी थी, 16.3% थी, वो अब कम, उसमें कुछ कमी आ गई है। वो कितनी हो गई है अब, 4.3% की उसमें कमी हमने देखने को मिली है। देखें द लाइफ स्टॉक सब सेक्टर ग्रोथ प्लमेटेड टू 4.3% इन 22-23, सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 18-19 में जो ग्रोथ रेट आपका 16.3% था, वो अब कहां पर पहुंच गया है, 4.3% पर पहुंच गया है। सो यहां पर आपका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। डिस्पाइट होल लॉट ऑफ दीज एफर्ट्स, हम इतने सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, उसके बावजूद भी इस सेक्टर में हमने कमी विटनेस की है। अब अगर आप देखेंगे ये कमी होने की संभावना क्या है, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हम देखें, क्योंकि अब जो है रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो है हमने बहुत देखा है, और ये निरंतर इंडिया, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है। एंड पीपल आर एक्चुअली, या फिर फार्मर आर एक्चुअली लिविंग दिस प्रोफेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। हमने देखा है कि गांव में जितने भी पहले हर घर में गाय होती थी, बट इसका जो मार्जिन है, इसका जो रेशियो है, वो निरंतर कम हो रहा है। लोग अब जो है पशुपालन से दूर हटकर या तो कमर्शियल क्रॉप्स पर जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, इसमें एक बहुत, इसकी ग्रोथ में एक कमी हमने देखी है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये न्यूट्रिशनल जो हमारी नीड्स है उसको केटर करता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, ये फार्मर्स की, या फिर गांव में रहने वाले जो फार्मर्स है, उनकी इनकम को सप्लांट करता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज जेंडर, जो एक बेनिफिट है इसका, मतलब दैट मीन्स जो वुमेन सेक्टर है, जो हमारा, अगर आप देखेंगे कि गांव में एनिमल हस्बेंड्री वाला जो एक सेक्टर था, इसको प्राइमरीली कौन ओन करती थी या मैनेज करती थी, वुमेन्स मैनेज करती थी। सो दिस सेक्टर एक्चुअली यूज्ड टू गिव सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू वुमेन ऑल्सो। बट इस सेक्टर में जो ये कमी हो रही है, ये कमी जो है, दिस रिडक्शन इन एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अवर इकोनॉमी। सो इस पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या हुआ कि हमने, एनिमल हस्बेंड्री में जो है, जो ग्रोथ है 2022-23 में, वो प्लमेट हो गई है, कम हो गई है। कितनी हो गई, 4.3% होने की संभावना है। और जब कि आप देखें 18-19 में, सन कोविड के दौरान इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो कैसी थी, वो बहुत अच्छी थी। कितनी थी, 16.3% की ग्रोथ हमने इसमें देखी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर आपको फोकस करना है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वन देखिए, जो इंपॉर्टेंट सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का, दैट इज फॉरेस्ट्री, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। बेसिकली फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो लोग अपने खेतों में जो है फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट्री फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं, जिसका मेजर जो यूज है वो क्या है, वो मेजर यूज है इसका कि जो हमारे जो जंगल है, जो हमारे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है, उस पर हम जो है जो प्रेशर को हम थोड़ा कम कर सके, इसलिए फार्मिंग फॉरेस्ट्री को हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये भी एक मेजर सब सेक्टर है एग्रीकल्चर का। आप देखें फॉरेस्ट्री अकाउंट 3.28% ऑफ ग्रॉस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप देखें कि फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद, क्रॉप सेक्टर के बाद दूसरा मेजर सब सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन का कितना प्रतिशत है, 24.4% है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जितने भी सब सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ा सब सेक्टर कौन सा था, क्रॉप सेक्टर था।
जिसका शेयर कितना था 62%, और दूसरे पर कौन आ गया है, दूसरे पर है आपका फॉरेस्ट्री जिसका है 24%, एंड थर्ड वन इज एक्चुअली द एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आप देखें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 24.4% है, जबकि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, मतलब टोटल हमारी स्टेट का जो वैल्यू एडिशन आ रहा है, जीडीपी आ रहा है, वैल्यू एडिशन मतलब कितना वैल्यू हम इस सेक्टर में ऐड कर रहे हैं, वो कितना है, टोटल वैल्यू एडिशन में इस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो है 3.28%। सो मेजर सेक्टर है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसकी ग्रोथ में जो एस्टिमेशंस हुई है वो क्या हुई है कि फॉरेस्ट्री सब सेक्टर इज एक्चुअली एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 2.7%। 2022-23 में जो एस्टिमेट्स है, जो संभावित इसमें ग्रोथ की जो अपेक्षा है वो कितनी है, 2.7% है, जबकि 2021-22 में इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। वो कॉन्ट्रैक्शन कितनी हुई थी, 1.4% की इसमें की ग्रोथ में कमी आई थी। सो मेजर इसमें एक इंपॉर्टेंट, इसका एक अच्छा एक सिम्टम है कि ये जो ये सेक्टर है फॉरेस्ट्री सेक्टर, इसमें ग्रोथ आने की संभावना जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है। तो वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। ये जो डेटा है ये आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहीं से ही कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो थर्ड एंड फोर्थ जो सब सेक्टर है दैट इज फिशरी, पीसी कल्चर जिसको बोलते हैं, फिशरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनलैंड फिशरी को हम एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। और जितनी भी हमारी रिवर्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर जो फिशेज होती है, जिसमें ट्राउट फिशेज है, अलग अलग प्रकार की फिशेज है, उनको जो है हम लोग जो है एक्वा कल्चर के थ्रू उनको रियर करते हैं। आप देखिए फिशरी सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट 0.14% ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्टेट के वैल्यू एडिशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, 0.14%, जबकि एग्रीकल्चर में कितना प्रतिशत है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 1%। तो बहुत कम इसका जो है परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा किसका है, क्रॉप सेक्टर का। दूसरे नंबर पर हो गया आपका फॉरेस्ट्री, थर्ड वन इज दिस एनिमल हस्बेंड्री, एंड फोर्थ वन इज दिस फिशरी सेक्टर। ओनली 1% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कहाँ से आ रहा है, 1.1% कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फिशरी सेक्टर से। और अगर आप स्टेट की बात करें तो हमारे टोटल GSWA में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में ये कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.14% का कंट्रीब्यूशन है। तो आप ये याद रखें। और अब जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके थ्रू हम एक्वाकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पॉन्ड एक्वाकल्चर पर बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है, लिटरेट जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो रहा है ना। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट इसके द्वारा जो एक गवर्नमेंट का जो अब नया जो विजन चल रहा है कि पीपल शुड एक्चुअली बी द एंटरप्रेन्योर्स, या फिर वो जॉब गिवर्स होने चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं होने चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो फिशरी वाला जो सेक्टर है ये भी बहुत अच्छा एक स्कोप प्रोवाइड करता है, क्योंकि गाँव में जो एक पढ़ा लिखा यूथ है वो एक्वाकल्चर को की तरफ अब जो है थोड़ा अपना माइंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो है इंसेंटिव इस सेक्टर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। द फिशरी सब सेक्टर इज एस्टिमेटेड, अच्छा इसका ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, 7% की ग्रोथ इसमें होने की संभावना है। अगर आप नेशनल लेवल पर देखेंगे तो ये जो सनशाइन एक सेक्टर है, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में नेशनल लेवल में जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो डबल डिजिट में जाने वाला है, 10 से 12, 15, 16% जाने वाला है। और हिमाचल प्रदेश में भी इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है। कितनी की गई है, 7% की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है सन 2022-23 में। जो 21-22 में भी अच्छी ग्रोथ थी, कितनी थी, 7.8% की ग्रोथ इस सेक्टर में थी। सो मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक जो सेक्टर है ये सेक्टर एक अच्छा एक स्कोप प्रोवाइड करता है जो अभी हमारे जो लिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए। तो अगर आप देखें द वेरी नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है दैट इज लैंड यूज पैटर्न। तो ये हमने सब सेक्टर का कर दिया था। क्या क्या सब सेक्टर थे हमने देखा। सबसे बड़ा जो सब सेक्टर है दैट इज़ द क्रॉप सेक्टर, जो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 62% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है या फिर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% है। दूसरा जो सेक्टर था वो फॉरेस्ट्री था, 24% GSVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और जो थर्ड सेक्टर था वो था लाइफ स्टॉक, 1.61%, 12% इन एग्रीकल्चर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। और सबसे कम जो है वो किसका है, फिशरी का है। क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो
एक लिटोरल स्टेट नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संभावना है फिशरी सेक्टर की वो कैसी है, या तो रिवर्स में हो सकती है या फिर पॉन्ड एक्वाकल्चर को हम जो है प्रमोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे के सारे डेटा जो है आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेसिकली जो क्रॉप सेक्टर है या फिर एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर है इस पर, या फिर फॉरेस्ट्री वाला सेक्टर है, इस पर आप मेजर फोकस करें, क्योंकि हम लोग अमूमन क्या सोचते हैं कि दिस फॉरेस्ट्री इज नॉट एक्चुअली केटरिंग टू एनी कमर्शियल डिमांड ऑफ जो भी हमारे फार्मर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। कितना केटर कर रहा है फॉरेस्ट्री? 24% के आसपास जो हमारा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है एग्रीकल्चर का, वो कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट्री से ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करें। अब देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न क्या है हिमाचल प्रदेश में फार्मिंग के लिए। लैंड यूज पैटर्न किस तरह का है, क्या क्या किस किस काम में जो है हम अपनी लैंड का यूज कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक्स में भी मिलती है और सर्वे में भी दी गई है। तो जो सर्वे में दी गई है इस पर आप जो है अच्छे से अब थोड़ा फोकस करें, क्योंकि हो सकता है कि यही सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप देखें लैंड यूज पैटर्न में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है 17th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप देखें कि इस तरह की जो हल्की इंफॉर्मेशन होती है वो हम कभी स्किप कर देते हैं, और सर्वे में दी गई है तो कभी भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश रैंक कौन सी स्टेट है? 17th स्टेट है एरिया वाइज, और अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो 160th इन वर्ल्ड विद जियोग्राफिकल एरिया। हमारा जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, ये तो सभी को पता है। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारा जो नेट सोन एरिया है वो कितना है? बहुत कम है। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है? हमारा वो दैट मच पार्सल ऑफ लैंड जिस पर हम एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल्चरेबल लैंड, नेट सोन एरिया। हमारा नेट सोन एरिया कितना है? 9.75% ऑफ दिस टोटल 55,673 किलोमीटर का 9.7% ही हमारा जो है नेट सोन एरिया है, तो बहुत कम है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे यहाँ पर जो एनुअल फॉरेस्ट कवर है जो अराउंड 20.1.9%, 20.19% ऑफ आवर लैंड इज एक्चुअली अंडर फॉरेस्ट कवरेज। ग्रीन कवर में कितनी है? 20.19% है। और अगर आप देखें लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इज 20.41%। ये कौन सा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस क्या हो जाता है? जैसे आपका आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर विलेजेस लोकेटेड है, लोग सेटलमेंट वाला रीजन है, या फिर हम जो रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, या फिर हम जो है कोई प्लेग्राउंड्स बना रहे हैं, या फिर हमारे कोई प्लेग्राउंड्स बना रहे हैं। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है जिसको जो है एग्रीकल्चर जहां पर हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की लैंड कितनी है? 20.41%। तो आप ये डेटा भी याद रखें क्योंकि ये डेटा जो है सबसे ज्यादा है। सो 20.41%। इवन दिस फॉरेस्ट कवरेज इज लेसर देन दिस नॉन एग्रीकल्चरल यूज। तो यहां पर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट वन देखेंगे फॉलो लैंड। जो लैंड खाली पड़ी है, किसी भी काम में नहीं आ रही है, इस तरह की लैंड कितनी है? 1.53%। ये भी आप ध्यान रखें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड जिस पर फार्मिंग हम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते हैं, वो कितनी है? 13.96% है। ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी हम देखें। यहाँ पर भी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। 13.96%। एंड जो बची हुई लैंड है वो किस में है? परमानेंट मास्टर्स है। जैसे आप हाईलैंड्स पर जाएंगे तो बड़े बड़े आपको क्या मिलेंगे? मीडोज मिलेंगे, अल्पाइन ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो वो कितने हैं? जो रेस्ट ऑफ द जो प्रपोर्शन है हमारी लैंड का वो किस में है? परमानेंट पास्चर्स में है या फिर ग्रेजिंग लैंड्स में है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी लैंड इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 9.75% ऑफ दिस टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टू TGA, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। फॉरेस्ट में कितनी है? 20.19%। इसको भी हम निरंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया की जो कमिटमेंट है इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमने COP21 में की थी, उसमें उसको भी अचीव करना है। तो ग्रीन कवरेज को हमने बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली देयर इज लिटिल स्कोप एक्चुअली टू इंक्रीज दिस नेट सोन एरिया इन इंडिया। तो हमारी क्या होगी? हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम आगे देखेंगे कि हमें अपनी क्रॉप इंटेंसिटी को ही बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी एग्रीकल्चर कैसी है? हमारी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की बातें आप जो है, इस तरह की पॉइंट्स जो है आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं
क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है, हम लोग क्या है, एक माउंटेनस और हिली टेरेन्स है। तो अगर आप जानेंगे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में जो भी हिली एरियाज थे वहाँ पर अराउंड 66% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, 66% ऑफ द एग्रीकल्चरल टोटल जोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। इसीलिए हमारे पास जो है फॉरेस्ट के ऊपर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की जो कल्चरेबल लैंड है, जो हमारा नेट सोन एरिया है जिस पर हम एक्चुअली फार्मिंग कर सकते हैं, वो एरिया कैसा है, वो एरिया लिमिटेड है। तो इसके बारे में सरकार को कुछ काम करना चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि लैंड होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे कि लैंड होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक एवरेज जो फार्मर है उसके पास कितना जो है, एवरेज जो फार्मर है उसके पास एक्चुअली कितना पैच ऑफ लैंड है जिस पर वो फार्मिंग कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग मतलब एक इंडिविजुअल फार्मर के पास कितना पैच, कितना पार्सल ऑफ लैंड है, कितना हेक्टेयर उसके पास लैंड है जिसके ऊपर वो फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लैंड होल्डिंग बोलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग, ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ, जिस पर कल्चरेबल है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, फार्मर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो कितनी है स्टेट में, 9.97 लाख जो है हमारे पास पैच ऑफ लैंड्स है, लैंड होल्डिंग है, जिस पर इन द स्टेट इज एक्चुअली कितनी है, 9.97 लाख हमारी लैंड होल्डिंग है। और उस पर कितना एरिया ये लैंड होल्डिंग कवर कर रही है, 9.44 लाख हेक्टेयर एरिया, 9.4 लाख हेक्टेयर जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को ये होल्डिंग कवर करती है। तो आप देखें कि टोटल हमारी होल्डिंग कितनी है, 9.97 लाख। इसका मतलब क्या है कि हर फार्मर्स के पास कितनी होल्डिंग है, कितना पैचेस ऑफ लैंड है, डिमार्केटेड पैचेस ऑफ लैंड है, वो है टोटल, दीज पैचेस ऑफ लैंड आर एक्चुअली 9.97 लैक्स। बट ये टोटल कलेक्टिवली कितना एरिया कवर कर रही है, ये कवर कर रही है 9.44 लाख हेक्टेयर। तो ये कितना परसेंट है हमारे फार्मिंग का, अगर आप देखेंगे कि दिस इज समथिंग अराउंड 7% टू आवर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जो हमने थोड़ी देर पहले हमने एक डेटा देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि दिस इज अराउंड 9.7%, यही हमारा नेट सोन एरिया है जिस पर एक्चुअली फार्मिंग हो रही है। कितना है, 9.44 लाख हेक्टेयर एरिया इज आवर जो है नेट सोन एरिया, हम इसको बोल सकते हैं। कलेक्टिवली टोटल ऑपरेशनल जो होल्डिंग है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में, वो कितनी है, 9.44 लाख। और अगर आप इसको नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, दिस टेबुलर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली इस टेबुलर इंफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से हो सकता है। अगर आप देखेंगे टोटल लैंड होल्डिंग कितनी है, टोटल जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, 9.97 लाख लैंड होल्डिंग है, और कितने एरिया पर है, 9.44 लाख हेक्टेयर पर फैली हुई है। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो हर एक फार्मर के पास जो लैंड होल्डिंग है, जो पार्सल ऑफ लैंड है, वो कितना है, सिर्फ 0.95 हेक्टेयर है। तो देखें जो लैंड होल्डिंग है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रेगमेंटेड है। हर एक फार्मर के पास सिर्फ और सिर्फ कितनी लैंड होल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ 0.95 हेक्टेयर ही लैंड होल्डिंग है। तो इस पॉइंट पर आप जरूर फोकस करें, क्योंकि यहां से आप प्री में भी बहुत सारी क्वेश्चन देख सकते हैं और मेंस में तो है ही है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि वाई दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फार्मर एज वेल एज आवर लैंड इज लो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है दैट इज द लैंड अवेलेबिलिटी। एवरी इंडिविजुअल फार्मर हैव ओनली 0.95 हेक्टेयर ऑफ लैंड, सो दिस स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड इज नॉट एक्चुअली कंड्यूसिव फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। और अगर मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम जो है काफ़ी हद तक बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे फार्मिंग है, छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, वहाँ पर वैसे ही जो है हम बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस छोटे से पार्सल ऑफ लैंड का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी, और उस फार्मर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी कम
कम होगी। तो इस तरह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ओवरऑल कैसी होगी, अनप्रोडक्टिव होगी। इस पर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो टेबल है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से देखें कि किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर में किस तरह से हमारी लैंड होल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लैंड होल्डिंग क्या होती है, पार्सल ऑफ लैंड, डिमार्केटेड पार्सल ऑफ लैंड, इंडिविजुअल डिमार्केटेड पार्सल ऑफ लैंड, जिस पर एक फार्मर जो है फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है, उस इंडिविजुअल पार्सल को क्या बोलते हैं, लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और हमारी जो 88% जो लैंड होल्डिंग है वो कैसी है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो आप इसको देखें, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्यू है कि आप ये मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया होता है, तो डिमार्केशन क्या है, मार्जिनल, जहाँ पर जो है लैंड होल्डिंग कितनी है, लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, तो उस होल्डिंग को बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल। और इसमें भी जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग कौन सी है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। तो आप देखें मार्जिनल लैंड होल्डिंग में जिसमें शेयर कितना है, 1 हेक्टेयर से कम साइज है लैंड का, पार्सल का, वो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल लैंड होल्डिंग। और अगर आप देखें मार्जिनल लैंड होल्डिंग का नंबर्स जो है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितनी है, 7.12 लाख, मतलब मोर देन 7 लाख जो होल्डिंग्स है वो कैसी है, मार्जिनल होल्डिंग्स ही है। और ऐसी जो है ये जो होल्डिंग है, इन्होंने टोटल कितना एग्रीकल्चर एरिया को, ऑपरेटेड एरिया को कवर किया है, 2.8% एरिया को इन्होंने कवर किया है, ऑपरेटेड एरिया। और अगर आप देखें ऐसी लैंड होल्डिंग का जो एवरेज साइज है वो है 0.4 हेक्टेयर्स। और अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग है वो किस तरह की है, मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है, कितनी है, 71% है। क्योंकि 71% जो हमारी होल्डिंग है उनका साइज 1 हेक्टेयर से तो कम ही है। इसीलिए ये जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इस तरह की लैंड में, इस तरह के छोटे पैचेस ऑफ लैंड में हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सेकंड वन देखेंगे, स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग में जो साइज है दैट इज 1 to 2 हेक्टेयर, जो दूसरा सेगमेंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग। सो 1.73 लाख होल्डिंग्स आर स्मॉल, कितनी है टोटल, वो 1.72 लाख जो होल्डिंग है, मतलब 1 लाख से ऊपर की जो होल्डिंग है वो कैसी है, हमारी स्मॉल होल्डिंग है। और ऑपरेटेड एरिया कितना है, 2.42 लाख हेक्टेयर को एरिया को इन्होंने कवर किया है। और एवरेज साइज कितना है, 1.39 हेक्टेयर। इस तरह की होल्डिंग का एवरेज लैंड होल्डिंग क्या है, 1.39 हेक्टेयर। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कितनी है, 17%। तो कलेक्टिवली अगर आप देखें तो 88% जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल और मीडियम है ना, छोटी छोटी होल्डिंग्स है, 2 हेक्टेयर से कम होल्डिंग है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है सेमी मीडियम टू मीडियम। अगर आप 2 से 4 के बीच की जो हेक्टेयर के बीच की होल्डिंग देखेंगे उनको क्या बोलते हैं, सेमी मीडियम एंड मीडियम, सेमी मीडियम एंड मीडियम होल्डिंग। तो सेमी मीडियम होल्डिंग जो है जिनका साइज है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में, इनका जो टोटल एरिया, टोटल होल्डिंग है, नंबर्स ऑफ होल्डिंग आर 0.82 लाख, लगभग 80,000 के आसपास इस तरह की होल्डिंग है। और अगर आप देखेंगे कि टोटल ऑपरेटेड एरिया जो इन्होंने कवर किया है वो कितना है, 2.23 लाख हेक्टेयर इन्होंने इस तरह के होल्डिंग्स ने कवर किया है। और एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग कितना है, 2.72, इतना इसका एवरेज साइज है। और परसेंटेज वाइज these semi-medium holdings are 8.25%। और अगर आप देखेंगे कि मीडियम में 4 से 10% की लैंड होल्डिंग, 4 से 10 हेक्टेयर की जो लैंड होल्डिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, मीडियम लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और इस तरह की लैंड होल्डिंग कितनी है, 0.26 जो है लाख होल्डिंग कैसी है, मीडियम लैंड होल्डिंग है। 0.26 लाख मतलब लगभग 30,000 के आसपास होल्डिंग कुछ इस तरह की है, 26-27 हज़ार। और अगर आप देखेंगे कि कितना ऑपरेटेड एरिया ये कवर करती है, 1.46 लाख हेक्टेयर एरिया ये कवर करती है। और एवरेज इनका जो होल्डिंग का साइज है वो कितना है, 5.62 हेक्टेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो ये जो साइज है ये बढ़ता
जा रहा है, ये साइज बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखेंगे और यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ होल्डिंग है ये घटती जा रही है। इन दोनों में आप ये इन्वर्स रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर दें, जिसको आप मेंस में किसी भी तरह से थोड़ा आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग देखेंगे तो कितनी लैंड होल्डिंग है मीडियम टाइप की 2.60%। तो कलेक्टिवली देखेंगे तो लगभग 10% जो हमारी होल्डिंग है वो कैसी है, स्मॉल सेमी मीडियम एंड मीडियम साइज की होल्डिंग हमारी 10% है। और लास्ट में जो होल्डिंग है दैट इज लार्ज लैंड होल्डिंग, जहां पर फार्म का साइज कितना हो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, इस तरह की होल्डिंग को क्या बोलते हैं, लैंड होल्डिंग को बोलते हैं हम लार्ज लैंड होल्डिंग, लार्ज लैंड होल्डिंग बोलते हैं। और लार्ज लैंड होल्डिंग की जो नंबर ऑफ होल्डिंग है वो बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 0.03 लाख के आसपास ही ओनली। और अगर आप देखें कितना ऑपरेटेड एरिया ये कवर करती है, ये कवर करती है जी 0.47 लाख हेक्टेयर एरिया ये कवर करती है। अगर आप देखेंगे एवरेज साइज कितना है, 15 हेक्टेयर का साइज है। हर एक लार्ज लैंड लॉर्ड के पास कितनी साइज की लैंड है, 15 हेक्टेयर की लैंड है। तो स्मॉल मार्जिनल वाले के पास कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 0.40। और जो बड़े लैंडलॉर्ड है उनके पास कितनी है 16 हेक्टेयर। तो आपने ये एरिया कनेक्ट करना है आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देखें कितना परसेंट जो है फार्मर्स ऐसे हैं, लैंड होल्डिंग ऐसी है जो है जिनके पास लैंड 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.30% ही है। सो ये एक मेजर एरिया है जहाँ पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप मैकेनाइज्ड फार्मिंग की बात करें, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट एरिया पर हो सकता है, 0.30% एरिया पर ही हो सकता है। और उसके लिए कितनी होल्डिंग है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 0.03 ही लाख ही होल्डिंग है। सो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें लैंड का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। छोटे लैंड पर हम जो है ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला जो एरिया है ये तो सोचो आप जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उससे बाहर ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्कोप बहुत कम है। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपसे अगर सजेशन मांगे जाए तो क्या ज़रूरी है, कैपिटल कोऑपरेटिव फार्मिंग को करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे के सारे जो फार्मर है जो इस एरिया पर फार्मिंग कर रहे हैं, इन सारे के सारे फार्मर्स को इकट्ठा आना पड़ेगा, इकट्ठा आकर कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस area, this table is actually very important for your pre as well as for mains section. अब जो नेक्स्ट एरिया आप देखेंगे, जो नेक्स्ट ये था हमारा लैंड होल्डिंग का लैंड यूज़ पैटर्न। हमारे हिमाचल प्रदेश का सर्वे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्रीट वे में आपको जो है ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें कि किस तरह का लैंड यूज़ पैटर्न है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसके प्रोज आपको लिखने हैं, कॉन्स आपको लिखने हैं, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोज भी दिख रहा है और एक कॉन्स। कॉन्स क्या है, पर यूनिट जो लैंड होल्डिंग है उसका साइज बहुत छोटा है, और जो प्रो है वो क्या है कि जो लैंड का जो होल्डिंग है वो लगभग इक्वेबल है, मतलब सभी के पास थोड़ा मात्रा में लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है, साथ में इसके कुछ एक कॉन्स भी है, तो उन पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल वाला सेक्टर। रेनफॉल की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फार्मिंग में, रेनफॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है रेनफॉल की, अगर आप देखेंगे, क्योंकि 80% ऑफ हमारा जो इंडिया है, हमारा जो एरिया है कल्चरेबल लैंड है, वो कैसी है, रेनफेड है। रेनफेड फार्मिंग क्या होती है, जहां पर हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल जो एक इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि 80% जो एरिया है वो हमारे पास रेनफेड है, और जब सूखा पड़ता है तो वहां पर फार्मिंग करने की संभावना बहुत कम है। इसलिए 80% एरिया पर हमारी जो है एक जो है हमारा
80% ऑफ आवर कल्चरेबल लैंड इज एक्चुअली प्रोन टू जो ये वेजरीज ऑफ मॉनसून होती है ना, या फिर जो ड्रॉट सिचुएशन होती है, इसके लिए कितना एरिया हमारा प्रोन है, 80%। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि इस साल, पिछले साल जो गत वर्ष में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है उसमें कुछ एक कमी हमने देखी है। कमी क्या देखी है कि हिमाचल प्रदेश में जो रेनफॉल है जून और सितंबर, जिसको हम खरीफ सीजन भी बोलते हैं। खरीफ सीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सीजन में जून सितंबर के दौरान हम जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो करते हैं, जिसमें मेनली कौन है, पैडी है या फिर मेज है। इस तरह की जो क्रॉप्स होती है इनको हम जून में सो करते हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको राइप करते हैं, और इसी दौरान हमें मॉनसून रेनफॉल भी देखने को मिलता है। और इसलिए अगर मॉनसून में थोड़ी भी कमी आ गई, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर होगा, पेडी कल्टीवेशन पर होगा, या फिर जो भी दूसरी हम जो है खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं उस पर होगा। अगर आप देखें कि पिछले साल क्या हुआ, जून सितंबर 2022 में 18% की डेफिशिएंसी हमने एग्रीकल्चर में, रेनफॉल में देखी है। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर का नॉर्मल रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, तो अब कितना हुआ, लगभग 82 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल हुआ है। तो 18% की कमी हमारे रेनफॉल में हुई है, जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस क्रॉप सेक्टर में जो ग्रोथ में कमी आ रही है उसके लिए। क्योंकि हम क्या है, 80% जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, एग्रीकल्चर किस पर डिपेंडेंट है, रेनफॉल पर या फिर रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है। आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रबी सीजन की बात करें, रबी सीजन में हम जो है मेनली विंटर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। वीट है, इस तरह की क्रॉप है, बार्ले है, इस तरह की क्रॉप है ना। तो आप देखेंगे इसमें जो रेनफॉल में कमी आई है वो इसमें भी रेनफॉल आई है, मतलब विंटर में जो हमारा रेनफॉल है उसमें भी कुछ एक कमी आई है। कितने परसेंट की कमी आई है, 19% की उसमें कमी आई है। आप देखेंगे कि विंटर में जो रेनफॉल हुआ है दैट वाज अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेनफॉल कितना हुआ है, 64 मिलीमीटर के आसपास ही रेनफॉल हुआ है, जबकि नॉर्मल कितना है, 76 मिलीमीटर का नॉर्मल रेनफॉल है। इसमें जो है 90% की कमी हमने देखी है। तो ये जो डेटा दे रहा है, ये डेटा हमें कौन दे रहा है, ये डेटा हमें हमारा इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है। तो इसको एज इट इज आपने लिखना है, याद करना है। इसमें कोई भी कंटेंशन, कोई भी डिस्प्यूट जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ये गवर्नमेंट का एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट होता है। इसके खिलाफ जो है हम किसी भी तरह का डिस्प्यूट को आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसमें ये लिखा है तो एग्जाम में भी होगा, तो यही सही आंसर है। तो आपने देखना है कि ये कुछ आपके पास इन्फोग्राफ्स दिए गए हैं। आप देखेंगे जून और सितंबर में जो नॉर्मल रेनफॉल है हमारा हिमाचल प्रदेश का वो कितना है, वो है 734 मिलीमीटर का रेनफॉल होता है। मिलीमीटर में ये रेनफॉल दिया गया है। नॉर्मल रेनफॉल कितना है, 734, और जो हुआ है वो कितना हुआ है, 717 मिलीमीटर ही हुआ है। इसलिए डेफिशिएंसी कितनी है, 18% की डेफिशिएंसी हमने देखी है। और अक्टूबर टू दिसंबर में अगर आप नॉर्मल देखें, जो एक्चुअल नॉर्मल है वो 76 मिलीमीटर होता है, और जो इंडिया में हमारे यहाँ पर हुआ है वो कितना है, ओनली 64 मिलीमीटर ही हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि समर्स के दौरान हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि विंटर्स में रेनफॉल थोड़ा कम होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता है। जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्नो की फॉर्म में ही होता है। तो आप याद रखें ये बात। तो जो ये रेनफॉल में कमी आई है ये भी एक मेजर ड्राइविंग फैक्टर है, जो हमारे क्रॉप सेक्टर में थोड़ी बहुत कमी हमने विटनेस की है। ठीक है जी। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो एरिया है दैट इज द हमारी जो ये इंफॉर्मेशन है दैट 80% ऑफ हमारी जो फार्मिंग है रेनफेड एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर, अच्छा हाँ, 80% की हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कैसी है, वो रेनफेड है, मतलब मानसून या फिर विंटर डिस्टर्बेंस पर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर डिपेंडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखें। और यही जो फार्म लैंड है, ये दैट मच परसेंट ऑफ एरिया इज एक्चुअली प्रोन टू जो एक ड्राई या फिर ड्रॉट सिचुएशंस हो जाती है। तो
ये इस पर सरकार को काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को माइक्रो इरिगेशन वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो गवर्नमेंट दे भी रही है, आगे हम देखेंगे। तो सोयाबीन, सनफ्लावर आर मेजर ऑयल सीड। अच्छा, ये क्रॉप है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है सोयाबीन, सनफ्लावर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपके सर्वे में मेंशन किया गया है कि क्रॉप जो ऑयल सीड क्रॉप है खरीफ सीजन की कौन है, सोयाबीन और सनफ्लावर। और जो रबी सीजन में होती है वो कौन है, रेपसीड और मस्टर्ड है और तोरिया। तो ये आप याद रखें, जो खरीफ सीजन में कौन सी होती है और रबी सीजन में कौन सी ऑयल सीड क्रॉप्स होती है। खरीफ सीजन में सोयाबीन है और रबी सीजन में सनफ्लावर है, खरीफ सीजन में सोयाबीन और सनफ्लावर है और रबी में रेपसीड, मस्टर्ड और तोरिया होता है। यही जो है ऑयल सीड हिमाचल प्रदेश में होते हैं। पूछ लिया कि ये सारे के सारे आपको ऑयल सीड दे दिए, ये सोयाबीन है, ये सनफ्लावर है, और दे दिया कहीं नीचे कोई और तरह का पाम ऑयल दे दिया और कोई ऑयल सीड दे दिया, तो आपको ऑप्शन आ गया कि इनमें से कौन सा जो है हिमाचल में पाया जाता है। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो यहीं से ये क्वेश्चन पिक किया जाता है। तो हम बाद में ये भी देखते हैं ना कि हमें आइडिया ही नहीं लगता कि क्वेश्चन सर पता नहीं कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन एक्चुअली इन्हीं डॉक्यूमेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर फोकस करें कि हमारी जो खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है। खरीफ क्रॉप हमारी, खरीफ ऑयल सीड क्रॉप है हमारी सोयाबीन और सनफ्लावर, और जो हमारी रबी क्रॉप है वो है रेपसीड, मस्टर्ड और तोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। खरीफ और रबी सीजन क्या होता है ये आपको पता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टेट की पल्स क्रॉप इंक्लूड। अच्छा, अब जो है पल्स क्रॉप के बारे में भी दिया गया है। पल्स क्रॉप कौन कौन सी है आप देखें। पल्स क्रॉप में हम माश, अच्छा खरीफ के सीजन में जो पल्सिस हम ग्रो करते हैं जून के बाद जो सो करते हैं, उसमें माश है, मूंग है, राजमा है ना, तो ये आप याद रखें। और जो खरीफ सीजन में, और ग्रैम्स एंड लेंटिल्स हम कब ग्रो करते हैं, ये हम ग्रो करते हैं रबी में। तो आप देखें इस तरह से याद रखें कि राजमा और जो आपका चना है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। राजमा अगर गर्मियों में होता है तो चना सर्दियों में होता है। राजमा वाटर इंटेंसिव है, जो चना है उसके लिए उतना वाटर होने की संभावना नहीं है। अगर आप वीट और राइस को भी इसी तरह से एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। वीट और राइस को, राइस क्या है, वाटर इंटेंसिव पैडी, और वीट क्या है, वीट के लिए वाटर इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है। और यहाँ टेम्परेचर कम चाहिए, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी इस एरिया को कवर करेंगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन में। आप देखेंगे जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एग्रो क्लाइमेटिकली। अगर आप, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एग्रो क्लाइमेटिकली जो है हिमाचल प्रदेश को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग प्रकार की जलवायु वाले जो हो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उनको हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो क्लाइमेट्स है, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर आप ये हिमाचल प्रदेश को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, ये आपका शिवालिक वाला क्षेत्र है। और अगर आप बीच में देखेंगे ये आपका जो है लोअर लैटिट्यूड जो टेम्परेट रीजन का, ये जो आपका कूल टेम्परेट वाला रीजन आप इसको बोल सकते हैं। कूल टेम्परेट वाला जो रीजन बोल सकते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सी है, कांगड़ा है आपका, ये वाला चंबा है, कांगड़ा है, या फिर अपर मंडी वाला रीजन आ सकता है, शिमला वाला रीजन आ सकता है, पर सिरमौर वाला रीजन आ सकता है। उसके बाद ये सब टेम्परेट जोन हो गया। और वेट टेम्परेट जोन में आपका धर्मशाला वाला जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटी सिचुएशंस होती है, या फिर शिमला वाला ही जो रीजन हो गया बारिश वाला क्षेत्र, कुल्लू वाला हायर एल्टीट्यूड, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर की हायर क्षेत्र जो एल्टीट्यूड के क्षेत्र है वो इस रेंजेस में आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर जो ये पांगी वाला क्षेत्र है, दिस इज द पांगी एंड लाहौल स्पीति, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये आपका, ये वाला रीजन है आपका किन्नौर वाला क्षेत्र। तो इस तरह से ये 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपके हो सकते हैं। आप जानते हैं शिवालिक वाला या फिर लोअर एल्टीट्यूड वाला जो रीजन है जहाँ पर बड़े बड़े दून्स है, बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र है, बहुत फर्टाइल जो जोन होते हैं वहाँ पर उसको हम सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। इस ऐसे वातावरण को, ऐसी जलवायु को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी होगी यहाँ पर, और जो फ्रूट्स होंगे सब
सब ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल, मैंगो, संतरा, इस तरह के फ्रूट्स यहाँ पर होंगे। और सब माउंटेन और लो हिल्स, इस तरह के रीजन, ये एक क्लाइमेटिक जोन है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और क्रॉप क्या होगी यहाँ पर, ट्रॉपिकल फ्रूट होंगे जी। ट्रॉपिकल फ्रूट में क्या है, मैंगो है, ऑरेंज है ना, लेमन है, या फिर कोई इस तरह के ट्रॉपिकल सिट्रस टाइप के फ्रूट यहाँ पर होंगे। और सब टेम्परेट जो रीजन है, सब ह्यूमिड जो रीजन है, मिड हिल्स, लोअर हिमालय वाला जो, मिडिल हिमालय वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हमारा हिमाचल, शिमला भी आता है, या फिर सिरमौर वाला रीजन, हायर रेंजेस ऑफ सिरमौर्स भी आ जाती है, या फिर कांगड़ा का धौलाधार के साथ लगता हुआ क्षेत्र आता है। तो ये किसमें, सब टेम्परेट रीजन में आता है। और इसमें भी आपको टेम्परेट फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये ट्रांजिशनल जोन होता है। और लास्ट में जो आता है वो आता है आपका वेट टेम्परेट जोन, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और एल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेट टेम्परेट। वेट टेम्परेट का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के क्षेत्र को हम वेट टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका एप्पल होगा, एप्रिकॉट्स होंगे, इस तरह के यहाँ पर फ्रूट्स होंगे जो टेम्परेट फ्रूट्स होंगे। और यहाँ पर विंटर्स में स्नोफॉल बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं, ओनली हॉर्टिकल्चर पर हम यहाँ फोकस्ड है। और लास्ट जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है कोल्ड डेजर्ट, जिसमें हम पांगी, चंबा का क्षेत्र, लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र और ये जो हमारा किन्नौर वाला क्षेत्र है, इसको कवर करते हैं, जो रेन शेडो एरिया में पड़ता है ना, जो हिमालय पर्वत के उस साइड पड़ता है, जहाँ पर एक्चुअली ड्राई फार्मिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती है। ये डेजर्ट एरिया है, तो किस तरह के क्रॉप्स होंगे यहाँ पर, जो है डेजर्ट वाली जो क्रॉप्स होगी, जैसे चिलगोजा होता है। चिलगोजा कहाँ होता है, या फिर कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड्स होता है ना, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो है यहाँ पर होते हैं। और भी कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये कहाँ होता है, कोल्ड। तो बेसिकली 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, सबसे ज़्यादा रेनफॉल मानसून में होता है और बाकी कब होता है, विंटर डिस्टर्बेंस के आसपास होता है। और द एवरेज रेनफॉल हिमाचल प्रदेश का है 1251 मिलीमीटर। कांगड़ा में जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, बाकी उसके बाद चंबा, सिरमौर और मंडी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है, और इससे आगे का जो एरिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।